अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोबाइल साहब में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाक़िर। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसे हालात जो दुनिया को, चाहे वो खलीज अरब की बात करें, खलीज फ़ारस की बात करें या यूक्रेन की बात करें, कुछ ऐसी ख़बरें आ रही थी, रिपोर्ट्स आ रही थी कि दुनिया एक हम ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक राहत की सांस ले रहे थे कि शायद मामला जो बड़े ही धमाकों बन चुके थे उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आएगी। कहीं पर बातचीत हो जाएगी, कहीं इस हफ्ते होगी, कहीं दूसरे हफ्ते में होगी, और कहीं कुछ ना कुछ मफाहमत होगी। और जिस तरह से दुनिया में एक किस्म से असरात उन इलाक़ों के, यानी जो जंगी हालात हैं, क़त्ल-ए-आम का मामला है, तो वो अगर कम होगा, वहाँ पर अगर कोई अमन की राह निकल आएगी तो सारी दुनिया पर उसके असरात होंगे। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है या फिर मामला कुछ और चल रहा है? क्या चल रहा है इस वक्त दुनिया में और किस तरह की सिचुएशन है, किस तरह के हालात हैं? पिछले एक हफ्ते के दौरान अगर हम देखें तो क्या तब्दीली रोनुमा हुई है, चाहे वो यूक्रेन का मामला हो, चाहे वो खलीज अरब की सूरत हाल, गज़ा का मामला हो, और इसके साथ साथ हम भारत की भी बात करेंगे कि भारत और चाइना के दरमियान फिर एक मरतबा हम ये देख रहे हैं कि कुछ खुशगवारी आ रही है, क्योंकि हमारे वज़ीर ख़ारिजा जो चाइना के दौरे पर हैं और इसी दौरान यानी SCO की जो शंघाई काउंसिल इजलास है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो उनकी शिरकत है, तो इसमें चाइना के और भारत के ताल्लुकात को एक नई जो है रंग में देखा जा रहा है। क्योंकि ख़ुद हमारे वज़ीर ख़ारिजा ने भी कहा है कि भारत और चीन के जो यानी ताल्लुकात हैं वो मुस्बत राह की तरफ, एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, इस पर भी बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि यूक्रेन की जंग में मज़ीद क्या शिद्दत वाकई हो रही है, क्योंकि अमेरिका या फिर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से यूक्रेन से अपने मुल्क को अलहदा कर लिया था, यूरोपीय यूनियन पर मुकम्मल तौर पर यूक्रेन का इन्हिसार हो गया था। लेकिन फिर एक मरतबा ट्रंप की जानिब से जो ऐलान सामने आया या फिर यूक्रेन को मदद जो फराहम की जा रही है, उस हवाले से हम बात करेंगे। और इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रशिया को भी एक अल्टीमेटम दे दिया गया है, डेडलाइन दी गई है, जिसका खुद यानी रूस के वज़ीर ख़ारिजा उन्होंने भी इस पर जो है बात अपनी कही है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप यूरोप और नेटो के दबाव में हैं। किस तरह का दबाव है, इस पर भी हम बात करेंगे। अमेरिका यानी बहुत जल्द, ऐसा कहा जा रहा है, इसी तबसरे चल रहे हैं कि एक नया अपना रुख जो है जाहिर करेगा यूक्रेन वॉर में। वो खुलकर तो रहा है, लेकिन अभी एक नया उसका रुख सामने आएगा। वो क्या रहेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और गाज़ा की सूरत हाल का भी जायज़ा लेंगे, जहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान 100 शहादतें मजीद हुई हैं। और आखिर में भारत की बात करेंगे। भारत में चूँकि बिहार में इंतखाबात होने जा रहे हैं, बिहार के वोटर लिस्ट का मामला तो अपने एक मकाम पर है, जो सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर दौरा हैं। 21 तक यानी इलेक्शन कमीशन को हल्फनामा दाखिल करना है वोटर लिस्ट के मामले पर कि कौन से दस्तावेज़ात आप कबूल कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। और फिर इसके साथ साथ 28 जुलाई को फिर एक समाअत होगी। ये तो अदालत के ज़ेर दौरा मामला होगा। लेकिन इसी के साथ आसाम में जो सिचुएशन, जो हालात हमको नज़र आ रहे हैं, वो बिल्कुल धमाक को हम कहें या फिर किस तरह से, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा की जानिब से जिस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और लैंड जिहाद का बाज़ाब्ता तौर पर आज जो उनका एक मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, दिस इज़ ए लैंड जिहाद, यानी जो जहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करवाया जा रहा है, जहाँ से बस्तियाँ खाली करवाई जा रही हैं, जहाँ पर 10,000 से ज़ायद लोग बेघर हो चुके हैं। तो उनके हवाले से हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि ये दरअसल हम जो इवैक्यूएशन कर रहे हैं, ये अपने टेरिटरी और अपने लोगों की हिफाजत के लिए कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं और कहा है कि ये जितने भी यानी मामलात हैं जो कब्ज़े के, ये दिस इज़ ए लैंड जिहाद, इससे पहले भी उन्होंने कहा था। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी सफाइयाँ पेश की हैं। उन्होंने कहा कि दिस इज़ ए जिहाद उन्होंने कहा, और साथ ही साथ कहा कि डेमोग्राफी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, जिसको हम जो है, और वो कॉन्स्पिरेसी आसाम को ख़त्म करना चाहती है। बहरहाल हम उसको रोक रहे हैं। इस पर भी थोड़ा सा हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन के ज़रिए जुड़ चुके हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज़कियाकार वाहिद नसीम साहब। वाहिद साहब का मैं इस्तकबाल करता हूँ। वाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वाहिद साहब, सबसे पहले यूक्रेन के हवाले से, क्योंकि यूक्रेन का मामला यानी कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रहा है,
क्योंकि खुद अगर हम आरटी की भी बात कर लें, वजीर खारजा जो रूस के हैं उनका भी बयान सामने आया है और मुख्तलिफ तबसरे इधर के हलकों में भी चल रहे हैं, उधर के भी हलकों में चल रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या अभी की जो सिचुएशन है, इस हफ्ते में जो डेवलपमेंट आया है वो क्या कह रहा है? यूक्रेन की जंग मजीद शदीद होने जा रही है, ऐसा तो लग रहा है जी। देखिए, हम 2 या 3 अलग अलग बयानों से जी देखेंगे और फिर हम इस पर कोशिश करेंगे कि अपना जो ओपिनियन है या अपना तजिया है उसको भी रखें। जी सबसे पहले मैं ट्रंप के उस बयान को लूंगा जब उसने कहा है कि 50 दिन के अंदर एक तरह से तुम बस समझौते पे यानी सरेंडर कर दो। एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका मतलब ये होता है या तो सरेंडर कर दो या फिर तैयार हो जाओ, हम लॉन्ग रेंज की मिसाइल भेज रहे हैं और मॉस्को को उड़ा दो। नहीं भाई साहब, सरेंडर किस तरह से कहा जा सकता है? ये हो सकता है ना कि आप बातचीत कर लो भाई, यानी कुछ कॉम्प्रोमाइज वाली बात कर लो, मामले को खत्म कर दो। बातचीत तो हो ही रही है, बेसिकली समझौता कर लो यानी पीस डील कर लो ना। हाँ। इसका मतलब क्या होता है? हाँ, इसका मतलब सरेंडर करना ही होता है। अच्छा, यानी रशिया के एंगल से वो सरेंडर करना होगा, ये बोलते हैं। ऑब्वियसली ना, अब कोई थर्ड कंट्री 2 देशों के बीच में ये कहेगा कि आप जो है या तो ये कर लो वरना तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, तो का मतलब क्या होता है? ठीक है, सरेंडर करना होता है। वो सिर्फ युद्ध की बात नहीं, अगर वो कहे कि तुम एक पत्थर दाएं से उठा के बाएं रख दो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इसका मतलब युद्ध होगा, और अगर ऐसा कर लेता है तो मतलब सरेंडर कर दिया। तो इसका ये मतलब होता है ना। आप इसको थोड़ा सीधे सीधे लफ्जों में लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जी जी। अब सवाल ये उठता है कि ये जो लंबी दूरी की मिसाइलें भेजी जाएंगी, हाँ, इसका अर्थ ये है कुल मिला के डीप स्टेट की जो पॉलिसी है, इसमें एक तो ये बयान हो गया है, चलो मैं इसको भी इनको सुलझाते हैं, पर पहले दूसरा बयान बता दूं। जी। दूसरा बयान कल आया था मार्गरेटा का। मार्गरेटा को आप जानते हैं कि वो आरटी की एडिटर भी है, बल्कि ये कहूं कि रूस के पूरे मीडिया को वो ही मैनेज करती है पुतिन की तरफ से, तो गलत नहीं होगा। तो मार्गरेटा ने जो बात कही है वो क्या कही है? उसने कहा है कि ट्रंप फंस चुका है एक डीप स्टेट के जाल में और वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है, और अमेरिका में ये तय हो चुका है कि राष्ट्रपति कोई भी आ जाए और वो कुछ भी करना चाहे कुछ नहीं कर सकता। वहां का जो डीप स्टेट है वही सब कुछ करेगा। तीसरा बयान लेते हैं तुलसी गबार्ड का। तुलसी गबार्ड ने कल ये बात बहुत क्लियर कर दी है। तुलसी गबार्ड वहां के खुफिया और इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं उसकी हेड है जी। वो क्या कह रही है? तुलसी गबार्ड ने कहा है कि हम जितनी तेजी के साथ अमेरिका के अंदर से डीप स्टेट को खत्म करना चाहते थे, सफाया करना चाहते थे, वो काम बहुत धीरे चला और हम ऐसा कर नहीं पाए। ये 3 बयान है। एक ट्रंप का खुद का बयान है, दूसरा जो है मार्गरेटा जो है रशिया का बयान है, और तीसरा बयान तुलसी गबार्ड का है जी। अब इन तीनों बयानों को जब आप देख लेते हैं तो आपको ये पता चलता है कि जो अब हम लावरोव का बयान बताएंगे कि भाई इस तरह की बातें जो है वो ठीक नहीं है, यूरोप के दबाव में है, तो ये राजनीतिक बातें हैं, कूटनीतिक बातें हैं, जो असल में जिन बातों को चर्चा में नहीं लाया जाता, जैसे अदृश्य वर्ड जिस तरह दुनिया को चलाता है, उनकी चर्चाओं को अगर हम देखेंगे तो हमें देखना पड़ेगा मार्गरेटा के बयान को, तुलसी गबार्ड के बयान को और ट्रंप के एक्ट को। तो उससे हम शायद मेरे ख्याल से समझ के अपना तजिया रखें तो बेहतर होगा जी। ठीक है। अब मैं जी देखिए, अब मैं आपको आता हूं उस मसले पे कि ये ट्रंप ने जो कह दिया कि हम लंबी दूरी की मिसाइलें देने जा रहे हैं और बल्कि वो डिलीवर करना शुरू कर देंगे। हालांकि ये कहा जा रहा है आकलन के हिसाब से या जर्मनी की तरफ से तो कि भाई किसी भी तरीके से ये मुमकिन नहीं है कि आप जो है इस मामले को मतलब जो है इतनी जल्दी डिलीवर होगा। 30 दिन या 40 दिन उसमें लगेंगे जी भाई साहब। ये जो 30 दिन और 40 दिन लगेंगे की बात हो रही है। 5 दिन का मतलब क्या है कि जब तक आपने सिर्फ वो टाइम दिया है जब तक आप वहां लंबी दूरी की मिसाइलें डिलीवर नहीं कर देते, तब तक के लिए आपने सिर्फ टाइम बाय किया है कि भाई हम जो है आप यही बीच में मिसाइल भेजने से पहले आप समझौता कर लें, वरना तो आप जो है
तैयार हो जाए, मार्स को उड़ा देंगे। आप बाकर साहब, आपको थोड़ा सा ही समझना पड़ेगा कि मार्स को किसी तस्तरी में रखा हुआ लड्डू है जिसे ट्रंप उड़ा देगा। वो तो सवाल ही है। जी हाँ, सवाल ये उठता है कि आपको जो चमड़े की जबान है आपकी, उससे जो भी चाहे आप निकाल और डाल सकते हैं। आप पूरी तरह से इजराइल को युद्ध से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। आप हुतीज को उनके सामने नहीं टिक पा रहे हैं। हमला करने आते हैं, लंबी दूरी की मिसाइलें भी वहां पर चलाई जा रही है आपके द्वारा, जो इजराइल में है, यानी 2000 किलोमीटर की रेंज वाली आप जो है मिसाइलें भी चला रहे हो। 2000 किलोमीटर की रेंज वाली तो आप देने वाले भी नहीं हो, क्योंकि कीव से 600 या 700 किलोमीटर जो मॉस्को पड़ता है, तो आप 800 किलोमीटर की दे देंगे, 1000 किलोमीटर की मिसाइल प्रोवाइड कर देंगे, जैसे टोरस है। तो टोरस जो है 1400 से 1500 किलोमीटर तक की वो दूरी की जर्मनी की मिसाइल है, जो रिक्वेस्ट के बाद भी अभी तक डिलीवर नहीं की है जर्मनी ने कीव को। अलबत्ता वहां के जो रक्षा मंत्री है वो जरूर ये धमकी दे रहा है कि जर्मनी के सैनिक जो हैं वो रशिया पे टूट पड़ने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह का एक अजीब सा एक मनोवैज्ञानिक दबाव मीडियाबाजी का बनाने की उस देश पर कोशिश की जा रही है, जिसका हर नागरिक, उस देश का हर नागरिक ये मानता है कि सारी दुनिया में जो मीडिया है वो पश्चिम पोषित है जी। उनमें से 95% को नहीं पता कि वो पश्चिमी जगत के गुलाम हैं, क्योंकि 5% जो उनके हेड्स और उनके मालिक हैं वो उनके ऊपर जो है अपना काम करता है जी। तो बेसिकली जो 25% हेड पर काम किया जाता है, तो उस पर वो उनको नहीं पता चल पाता कि क्या कहानी है। इतना जरूर है कि ये अब सवाल ये उठता है कि आने के बाद एयर डिफेंस सिस्टम, इसकी प्लानिंग का हिस्सा क्या है जी, कि अगर वो गल्फ को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, ग्रेटर इजराइल बनवाने में मदद करना चाहते हैं, तो उनको एक काम करना पड़ेगा कि रशिया जिस तरीके से अपनी एयर डिफेंस मिसाइलों को बचाए हुए है जी, लॉन्ग रेंज मिसाइलों को बचाए हुए है, जो उसने यूरोप और अमेरिका को खत्म करने के लिए रखी हुई है, तो बेसिकली अब उसकी S-400 500 को भी मैदान में कैसे उतारवाया जाए ये देखा जाए। ये बात आप मत भूलिएगा कि ईरान की फाइट में F-35 गिराए जा चुके हैं। यूक्रेन के अंदर इन्होंने जो F-16 भेजे थे उनमें से बस चंद ही बचे हैं, बाकी लगभग निपटा लिए गए हैं। F-16 लड़ाका बल्कि इनके F-35 से ज्यादा कारगर है जी। अब इनके पास ICBM यानी जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें हैं, वो मिसाइलें जरूर जो हैं आप कह सकते हैं कि उन मिसाइलों का जो एक दौर है वो शुरू नहीं हुआ है, जो जिनमें आप परमाणु लोड कर सकते हैं, जिनमें आप भारी भरकम हथियार लगा सकते हैं, जिसमें आप जो है रूस को मतलब जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अब ऐसी सूरत में ये आप मुझे बताएं कि लेकिन भाई साहब हथियार बड़े थे वो तो पूरी तरह से जो है मतलब रूस के पास महफूज है ना। तो अब ये दौर शुरू करना चाहते हैं कि एक और दौर शुरू करके जो बड़ी मिसाइलें हैं, बड़े हथियार हैं, वो मतलब जो है आप उस पर काम करें और उसके खत्म करवाएं, ताकि ग्रेटर इजराइल और बाकी दुनिया पर अपना दबदबा बनाया जा सके और उसके बाद चीन को घेराबंदी में लाया जा सके। ठीक है भाई साहब, हम चीन की तरफ भी आएंगे, लेकिन फिलहाल जो यानी यूरोप में जो सरगर्मी नजर आ रही है, इवन रशिया टुडे भी इस बात को जो है पेश कर रहा है। उसके भी जो मुबस्सिरीन है वो ये कह रहे हैं कि यूरोप की जानिब से बड़ी तैयारी हो रही है और जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, बॉर्डरिंग जो कंट्रीज हैं यूरोपीय यूनियन के, तो वहाँ पर जिस तरह की हलचल चल रही है, तो क्या सारा यूरोप ये भी हो सकता है, ठीक है अब तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई वो वाया हुई, लेकिन अब हो सकता है डायरेक्टली ये सारे जो है एक साथ जो है कुछ ऐसा काम करें। अगर मॉस्को की बात की जा रही है, जब इनके लिए इतना खतरा हो गया है, ये बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन से पहले भी यही था कि हम जंगों को ख़त्म करवाएंगे, लेकिन वो भी अगर नाकाम हो गए हैं उस डीप स्टेट की वजह से, उस हिडन ताकत की वजह से, तो अब शायद वही ताकत
सारी यूरोपीय यूनियन को जो है एक सफ में लाकर खड़ा कर देगी और मॉस्को पर एक बड़ा हमला होगा और फिर वो बड़ी जंग हो सकती है। देखिए, ये जो जिसका हदीसों में भी जिक्र आता है, जिस बड़े युद्ध का, जी वो मेरे ख्याल से गाजा में चल रहा है। और अर्मगेडोन जिसे चाहते हैं वो कसाईगिरी जो है ऑलरेडी सीरिया में, लेबनान में, गाजा में और उसके आसपास और थोड़ा फैल सकता है उन इलाकों में पिछले लगभग 2.5 साल से, सिवाय सैकड़ों सैकड़ों रोज बच्चों का कत्लेआम, ये बड़ी बेरहमाना तरीके से वो जो है वो चल रहा है। जी अब ये इनके ख्वाब में, इनके ख्याल में ये है कि ये अर्मगेडोन जो है वो जब तक नहीं पूरा होगा, जब तक हम पूरी दुनिया में परमाणु युद्ध छेड़कर और इतनी लाशें दुनिया में ना गिरवा दें जिसमें इंसान का तकरीबन 70 से 80% पब्लिक खत्म ना हो जाए। ये उस डीप स्टेट के पीछे जो फ्रीमेशन, फलाना ढिकाना, बहुत सारे बिल्डरबर्ग, बहुत सारे एजेंसियां जो है संगठन काम कर रहे हैं, जिनके पीछे घूम फिर के वो 100 परिवार हैं जो बेसिकली इस दुनिया को पूरी तरह कंट्रोल किए हुए हैं, जिसके खिलाफ जो है वो रशिया की और चाइना की लड़ाई है। यहाँ नंबाकर साहब आपको बहुत ही मतलब संजीदगी से सोचना होगा। ये सारी बातें चाइना को भी पता है, ये सारी बातें व्लादिमीर पुतिन को भी पता है, ये बात दमित्री देव को भी पता है, ये मार्गरेटा को भी पता है, ये अलेक्जेंडर दुगिन को भी पता है, ये बातें जो है बहुत से लोगों को पता है, इवन रजब तैयब अर्दोगान को भी पता है। तो ये सब बातें, इस सारे प्लान का जो ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसमें जो बड़ी लीडरशिप है वो जानते हैं कि ये चाहते क्या है, उसी की रोकथाम की गई है। उसी की रोकथाम का नतीजा है ईरान और गाजा की लड़ाई, गाजा का अटैक, उसी का नतीजा है जो कुछ चल रहा है ये पूरी दुनिया में, जहां जहां मोर्चे खोले जा रहे हैं। जिस तरह ताइवान के पास में फिर नॉर्थ कोरिया की भी एक अलग से तैयारियां हो चुकी हैं। तो ये पूरा का पूरा एक तरफ से वो प्लान है जिसे मैं और आप लगभग 12 साल से डिस्कस करते आए हैं। जी। दूसरी तरफ ये प्लान भी हम बार बार ये कहते आए थे कि देखिए ये सारी बातें अगर मुझे पता है तो ये बात पुतिन को भी पता है और शी जिनपिंग को भी पता है। जी। तो इसका मतलब आप ये सारा अंजाम दे लेंगे, ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका से युद्ध जीतने की बात आए तो बाकर साहब मैं आपको बता दूं, आप अच्छे से जानते हैं कि जेलेंस्की को मारना कितनी सेकंड का काम है। मैं कितने मिनट की बात नहीं कर रहा हूं, जी हाँ, कितनी सेकंड का काम है ये आप जानते हैं। रशिया के लिए एफएसबी, हाँ जी, सेकंड। एफएसबी एक बहुत बड़ा नेटवर्क चलाती है। एफएसबी जिसे पहले केजीबी कहा करते थे, आज भी वो दुनिया की खतरनाक तरीन एजेंसी है। शायद उसी की वजह से व्लादिमीर पुतिन जिंदा है, उसी की वजह से आज जो कुछ भी गेम खेल रहा है रजब तैयब अर्दोगान वो भी जिंदा है, और शायद उसी की वजह से बहुत से लोग जो है ईरान में जिंदा है। अलबत्ता ये आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं कि वो मानवता को यानी इंसानियत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सिर्फ बाजार को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। उनकी जो एक कोशिश है वो ये है कि जो एक कम्युनिज्म के या सोशलिज्म के सिद्धांत के तहत इंसानों की जानों की कीमत जो है वो सबसे ज्यादा समझी जाए, उस थॉट के तहत वो आगे बढ़ रहे हैं। और कैपिटलिज्म, जो यहूदी, जो लोग मतलब इब्राहिम इस्लाम के बाद से, क्या अगर मैं कहूं कि मूसा के बाद से जो इनकी शुरुआत हुई, और उसके बाद इवन आपने पढ़ा होगा कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम इधर से ब्याज बंद करा के निकलते थे और उसके पीछे कोई ना कोई बहाना बनाकर ये ब्याज लेना शुरू कर देते थे और उसको हदिया और दूसरे नाम दे दे के इन्होंने कभी नहीं छोड़ा। तो कुल मिला के ये नबियों के दौर से इस तरह का धोखा देते आए हैं। तो वो कैपिटलिस्ट जो हथियार समझते हैं पैसा, और पैसे के जरिए वो पूरी दुनिया पे शोषण करना अपना हक समझते हैं, और अपनी किताबों में ऐसी मैनिपुलेशन की है उन लोगों ने जिनकी वजह से अगले नबियों को आना पड़ा। तो वो मैनिपुलेशन की वजह से वो ये मानते हैं कि इंसान सिर्फ हमारे इस्तेमाल के लिए आलू, टमाटर, मटर है, इससे ज्यादा उनकी कोई अहमियत नहीं है, और हम इन्हें जितने चाहे कम कर दें, जितने चाहे
ज्यादा कर दें, हमें जो सुविधा, ये दुनिया हमारी है, इलीट की है, अशराफिया की है, और वो अपने आप को अशराफिया नहीं बल्कि अशरफुल मखलूकात का परिवार समझते हैं, और यही परिवार सिर्फ अशरफुल मखलूकात है, बाकी तो इंसान ही नहीं है। तो ये जो सूरत हाल है, इस सोच के तहत ये पश्चिम के लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि ये इस बार को शुरू करवा सकते हैं। अब ट्रम्प को जैसे देखे, लावारोफ ने भी जिस तरह का बयान दिया है, जी हाँ, लावारोफ यूरोप और नेटो के दबाव में है ट्रम्प जी, दबाव में। मार्गरेटा ने भी कहा कि डीप स्टेट के सामने कुछ नहीं चलेगी, और पुतिन ने इससे पहले बयान दे दिया था कि अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी हो जो 4 काले सूट वाले और सूट केस वाले लोग आते हैं अमेरिका को, वो चलाते हैं। और इसके बारे में 12 साल में मैंने 1200 बार कम से कम तफसील में आपके साथ बात की है। जी हाँ। तो आज पूरी दुनिया की जो टॉप लीडरशिप या की लीडरशिप या दुनिया का मुस्तकबिल जिनके हाथों में है, वो वही बातें दोहरा रही हैं जो मैं और आप 12 साल से दोहरा रहे थे। तो आज की बातों को लोगों को संजीदगी से लेना चाहिए जो हम बात कर रहे हैं जी। ये बात मैं बहुत ही कूल और आराम से इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बाकर साहब के ये इनका वार खाली जाएगा और ये अटैक इनका सफल नहीं होगा, क्योंकि जो ये चाहते हैं कि S-500 के स्टॉक को खत्म करवा दिया जाए, भारी तादाद में मिसाइलें यूक्रेन से चलाई जाए, और जो यूक्रेन से मिसाइलें चलेंगी उनमें जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिस तरह फ्रांस के खाली हो चुके हैं, ब्रिटेन के खाली हो चुके हैं, अमेरिका के खाली हो चुके हैं, और वो ताला लगा के रख दिया गया है आपका एरो 3, एरो 2, आयरन डोम का तो कोई अब नाम भी नहीं लेता है। तो ये सब चीजें जब इनकी एक्सपोज भी हो चुकी है और खत्म भी हो चुकी है, तो इसी तरह रूस की भी खत्म करवाई जाए, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि अपनी आखिरी कोशिश तक व्लादिमीर पुतिन यूरोप पर हमला नहीं करेगा, और वो यूक्रेन में ही पूरे नाटो और यूरोप से लड़ता रहेगा। तो लड़ाई आज भी, जैसे आपने कहा था शुरू में कि सब मिलकर हमला कर देंगे, तो माफ करना, इजराइल में गाजा के ऊपर भी सब मिलकर हमला कर रहे हैं, ईरान के ऊपर भी सब मिलकर हमला कर रहे हैं, और यूक्रेन में बैठकर लगातार हारते हुए यूक्रेन की जंग को पूरी दुनिया मिलकर लड़ रही है। तो वो इससे ज्यादा कि लंबी, अब छोटे रेंज के बजाय लंबी रेंज की मिसाइल, यानी तुम रशिया की फर्स्ट लेयर को नहीं हटा पाए और उसके बढ़ते हुए कदमों को नहीं रोक पाए, तो लगभग सारे कीव पर कब्जा कर चुके हैं। आप लंबी मिसाइलों से सिर्फ नुकसान पहुंचाकर उकसाना चाहते हैं ताकि वो किसी न किसी तरह अलास्का से शुरुआत करे और वाशिंगटन को उड़ा दे। तो मगर वो अभी रूस को ना डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत बाद में पड़ेगी। आप जानते हैं ना किम जोंग उन, एक नाम सुना होगा? जी हाँ, नॉर्थ कोरिया। जी, उसको गोल सा चेहरा है, बड़ा मोटा सा है वो, मेरे बेटे की तरह, आदम की तरह। तो वो बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है थोड़ा सा, और एक पत्थर पे छुरी में अपनी तार लगा रहा है। तो आपको ये मैं क्लियर कर दूं कि ये जो सैटर्न 1 अभी ताजा बयान आया कि हम मॉस्को का साथ देंगे अगर यूएस से होगा कुछ तो। जी, हम मॉस्को का साथ देंगे, ये अभी आज ही का बयान है, 24 घंटे का। नहीं, वो मॉस्को का साथ देंगे तो वो तो सारी दुनिया जानती है। उससे ये बयान देना चाहिए था कि हम उड़ा के रख देंगे ब्रिटेन को और हम उड़ा के रख देंगे पूरे अमेरिका को। वो ये कह भी सकता है और वो ये कर भी सकता है। और साथ में जापान को भी लपेट दिया जाएगा, और जितने जहाज साउथ चाइना सी में घूम रहे हैं, मतलब नाम तो मैं किस किस का लूं, ये सब आपको डूबते हुए नजर आएंगे। आप जानते हैं कि जो नॉन स्टेट एक्टर हैं हुतीस, वो पूरे लाल सागर को बंद कर देते हैं और अमेरिका से लेके इजराइल तक के सारे जहाज डुबो देते हैं। तो किम जोंग उन भाई साहब के बारे में तो आप जानते हैं, दुनिया जानती है कि वो एक साथ इन सब जहाजों को उड़ा देगा। और ये साबित हो चुका है कि अगर अमेरिका और पूरी दुनिया के पास रूस और चीन को छोड़ के अगर ये ताकत मौजूद होती कि वो तेल अवीव को, इजराइल को बचा सकते हैं, तो वो बचा लेते। वो पूरे के पूरे इंपोर्टेंट जितनी भी लोकेशन इजराइल की थी, जिससे वो ये कहता था कि मैं पूरी दुनिया को यहाँ से तकनीक देता हूँ, यहाँ से मैं हथियार इजाद करके देता हूँ, यहाँ से मैं एजेंसी चला के पूरी दुनिया को गुलाम बनाता हूँ, सारी की सारी ईरान ने उड़ा दी।
वो सारी की सारी ये भी हूती उड़ाते हैं, वो भी उनके जाके उनके मुंह में फंसती है जाके मिसाइलें। कमाल कमाल की बात ये है कि ये अपनी बेसिकली अगर मैं ये कहूं जी कि मॉस्को को और चाइना को उकसा के ट्रंप और यूरोप के नेता अपनी जनता को मरवाना चाहते हैं, तो ये 1% भी गलत नहीं होगा। इसलिए पूरे यूरोप और अमेरिका की जनता को अपने नेताओं की मुंह अपना हाथ बढ़ाना चाहिए अगर वो अपनी जान बचाना चाहते हैं। तो मॉस्को को कोई खतरा नहीं, रूस को कोई खतरा नहीं, किसी नॉर्थ कोरिया को कोई खतरा नहीं, ईरान का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, हूथीज इनको ठोक देंगे। ये तो है असलियत। और मीडिया की जो बकवास है इसके कोई मायने है नहीं। अगर इसके मायने होते तो अभी तक रूस जंग हार के सरेंडर कर चुका होता, हथकड़ियों में जो है पुतिन को ले जाकर फांसी पे टांगा जा रहा होता, शी जिनपिंग की कहीं से गेंद बनाकर सड़क पे लुढ़काया जा रहा होता, ईरान के अंदर जो है वो नेतन्याहू और बेन गवीर दोनों मिलकर बैडमिंटन खेल रहे होते। और ये सब बातें ना, ये अफसाने हैं, ये कोरी बकवास है, ठीक है भाई साहब। ब्रेक पर जाने से पहले 2 मिनट है हमारे पास ब्रेक पर जाने के लिए, उससे पहले ये बता दें, मतलब सीधे सीधे अगर हम बात करें तो क्या कुछ अरसे में बड़ी जंग होने जा रही है, या फिर जो चल रही है आप वो कह रहे हैं कि वही बड़ी जंग है, तो अब कोई बड़ी जंग के कोई जो है मतलब आसार नहीं है? आप ये बताइए, इससे बड़ी जंग क्या चलेगी? पूरी दुनिया एक तरफ है और 2 एक्टर एक तरफ हैं, और वो 2 एक्टर ने अपने छोटे छोटे स्टेशन बना रखे हैं जिन्हें आप हूती, ईरान जो है कहते हैं। और नया खेल रजब तैयब एर्दोगान ने जो शुरू किया है, और जिस तरीके से इन्वेड जो है वो लेबनान के अंदर और सीरिया के अंदर जो है इजराइल कर रहा है, यकीन मानिएगा बाकर साहब, ये जो आप तुर्की से एक नया खेल देखने जा रहे हैं बहुत जल्दी, लोगों के पैरों के नीचे की जमीन निकल जाएगी। हालांकि आप और हम पहले बहुत बात कर चुके हैं, ये खेल बिल्कुल एक अलग तरीके से ऑपरेट होना शुरू हो चुका है। ये कहानी, इससे बड़ा युद्ध लड़ने की इनकी औकात ही नहीं है। अब भूल जाए चीजों को, ये मीडियाबाजी है, लिप सर्विस है, गुफ्तार के गाजी है, बकवास की कहानी है। इससे ज्यादा इसमें कोई दम नहीं है, कोई कहानी नहीं है। अलबत्ता जो इनके साथ नहीं है उन्हें अपनी तबाही से बचने के उपाय करने चाहिए, अपने लोगों को रोटी देने के उपाय करने चाहिए। किनके साथ नहीं है भाई साहब जी? किनके साथ नहीं है? जो रशियन अलाइंस के साथ नहीं है। ठीक है, बड़ी बड़ी अहम बात कर रहे हैं। ठीक है, रशिया की आप बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल इस हवाले से मेरा जो है सवाल भी था आगे आपसे। तो बहरहाल 2 खैमे, और 2 खैमे न सिर्फ बन चुके हैं, न सिर्फ बन चुके हैं बल्कि लड़ रहे हैं, जितनी सूरत हाल जिस तरह की नज़र आ रही है, क्योंकि 2 ममालिक जो ताकतवर हैं वो एक तरफ नज़र आ रहे हैं, और फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका है, बरतानिया है, सारा यूरोप है। यूक्रेन में वही सारा मामला चल रहा है भाई साहब, जिस तरह से कह रहे हैं, न सिर्फ यूक्रेन बल्कि गाज़ा का भी मामला वही है। ईरान में भी जो कुछ हुआ, खलीज अरब में, खलीज फारस में जो कुछ भी चल रहा है, यहाँ पर भी 2 ताकतें, 2 ग्रुप्स ही दुनिया की हम देख रहे हैं, किसी ना किसी तरह से वाया डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जो है इसी में इन्वॉल्व हैं। अब आगे की बात ये है कि जो अपने आप को बहुत सारे ये कहते हैं कि हम सबको साथ लेकर चलने वाले, या सब हमारे साथ चलने वाले, तो हम उनकी बात करेंगे ब्रेक के बाद। एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं आलमी मंजर नामे की आलमी सूरत हाल किस तरह की बनी हुई है। यूक्रेन के हवाले से हमने बात की, और यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग। दरअसल यूक्रेन की बात हम कर रहे हैं, यूक्रेन रशिया जंग एक्चुअल मगरिब और रशिया की जंग हम इसको कह सकते हैं। बहरहाल इसी के साथ ब्रेक से पहले वाहिद साहब ने जिस तरह से जिस बात को छेड़ा, मैं वहीं से चाहूँगा कि हम आगे बढ़ें। वाहिद साहब, आपने कहा कि जो इनके साथ नहीं होंगे उनको सोचना होगा। वैसे हमारे लिए तो सोचने की बात नहीं है, क्योंकि हमारा तो रशिया की अगर हम बात करें तो हमारी तो पुरानी दोस्ती है, और फिर इस दोस्ती को मज़ीद जो है प्रधानमंत्री हर दोस्ती को उन्होंने मजबूत किया है, और जो दूर थे उनको भी करीब किया है। मतलब ये प्रधानमंत्री की जो है एक पॉलिसी की एक इनफरादियत रही, एक इनकी इंडिविजुअलिटी रही। तो उस लिहाज से तो हम कह सकते हैं कि हमें कोई जो है परेशानी की बात नहीं है। और बहरहाल फिर दूसरी चीज़ चाइना के हवाले से चलती थी बातें, जिस तरह से मैंने इब्तिदा में जिक्र भी किया। चाइना के हवाले से तो जो हमारे डिस्प्यूट तो हमें कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आता, क्योंकि कुछ खुशगवारियाँ जो है नज़र आ रही हैं। ख़ुद हमारे वज़ीर ख़ारजा जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो है शिरकत के लिए गए हुए हैं, उन्होंने कहा कि एक
पॉजिटिव एंगल में जो है डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं, तो चाइना भी हमारा दोस्त है, हम ऐसे बोल सकते हैं, तो हमें तो कोई परेशानी नहीं है। जी भाई साहब। नहीं, मैंने कब कहा कि आप हमें कोई परेशानी है? जी जी। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मीडिया ने मिलकर जो है एक बात तय की थी कि हम अपनी जबरदस्त कूटनीति के तहत ईस्ट और वेस्ट दोनों को जो है बैलेंस करेंगे और नॉर्थ को भी अपने साथ मिलाकर चलेंगे। तो मेरे ख्याल से ये इसमें तो कामयाबी रही है कि आज मतलब पश्चिम भी हमसे थोड़ा सा अलग है। मतलब वो उस तरह से हमें अपना दोस्त नहीं समझता, जैसे कि भाई चलो अब रूस के खिलाफ लड़ेंगे तो भारत भी साथ में चल देगा। और रूस भी इस तरह नहीं समझता है कि भाई अगर रूस जो है वो चाहेगा कि पश्चिम के खिलाफ जो है भारत लड़े, तो वो भी आज पूरी तरह से ये बात नहीं मान सकता कि भारत जो है उसकी तरफ से लड़ेगा। और रही बात चीन का, थोड़ा सा मामला कंट्रोडिक्शन आ जाता है, बस ये थोड़ा सा मामला सुलझाने के लिए रह गया है। तो जयशंकर साहब वहां पर गए हैं जी। अब देखिए, कई बार ना गिलास आधा है खाली है या आधा भरा हुआ, तो कई बार कई बातों को उल्टा करके भी देखना चाहिए। तो उसे मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आज हमने जो है किसी के साथ भी मतलब युद्ध में हम उनका साथ देंगे इस पे भरोसा करें, जो है इसके लिए हमने जो है साफ इनकार कर दिया है। बहुत अच्छी बात है। और लोगों ने ये बात मान ली है। तो मतलब अब गिलास को आधा रखे हैं, भारी खाली नहीं तो अच्छी बात है ना भाई साहब, हम दोस्ती में साथ रहेंगे आपकी, हम तिजारत में आपके साथ रहेंगे, लड़ाई में नहीं रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। अवेलेबल है। तो अब बात ये है कि देखिए, अब ये तो एक अलग बात हो गई। अब बात ये है कि थोड़ी सी एक ग्लिच या थोड़ा सा जो है जिटर्स आ जाते हैं। कहाँ कि एक तरफ हमारे जो मिलिट्रियल स्टेटमेंट है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध नहीं था, बल्कि चीन के साथ हमारा युद्ध था। चीन के साथ जो है वो चीन ने बल्कि हमारे साथ युद्ध लड़ा है। ये बात पॉलिटिकल नेता भी कहते हैं और भाई साहब ये तो गुनाह अजीम है। मतलब पाकिस्तान से कैसे नहीं हो सकता हमारा? नहीं, पाकिस्तान से भी युद्ध था, मगर तमाम हथियार और सारी चीजों का जो इस्तेमाल किया गया वो चीन के द्वारा दिया गया ना। अच्छा तो मतलब चीन ने ही एक तरह से वो जंग भारत के खिलाफ लड़ी। ये बात मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से थोड़ी ये बात कह रहा हूँ, ये बात हमारी मतलब मीडिया और लीडरशिप की तरफ से कहा गया जी। अब जब हमारे खिलाफ युद्ध लड़ा गया और ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज है, खत्म नहीं हुआ जी हाँ, तो फिर चीन से हमारी ऐसी क्या मजबूरी है कि हम पेशरफ्त की बात कर रहे हैं या मफाहमत की बात कर रहे हैं, या हम ये कहना चाहते हैं कि नहीं चीन में जो है आकर हमें दोस्ती जैसा जो है मतलब कुछ शुरुआत अच्छे दिनों की हो सकती है। तो हम जो है, चीन तो हमारे यहाँ अभी नहीं आया है, मतलब हम ही गए हैं। और एक और बात आपको बता दूं इसमें, चीन के अपने सरकारी मीडिया में ये बात क्लियर करना कि 5 साल के बाद जयशंकर जो है वो चाइना आए हैं। तो वो इस बीच में जो 2 और विजिट थी जयशंकर की, जो पिछले 1.5 महीने के अंदर ही हुई है, उनको वो मान ही नहीं रहे। क्या मतलब वो चीन गए थे कि मतलब साउथ कोरिया गए थे, कहाँ गए थे, क्या कहना चाहता है, या वो ताइवान गए थे, क्या कहना चाहता है चाइना? मतलब वो उनकी विजिट, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हमारे अजीत डोभाल, ये सब गए, तो हमारी वो एक ही विजिट मान रहा है 5 साल में भारत जो है जयशंकर सुब्रमण्यम जो है वो चाइना आए हैं। तो ये क्या कहना चाहता है, ये क्या विजिट है? ये बड़ा कंफ्यूजन है। तो ये एक कंफ्यूजन ना तो मैं क्लियर कर सकता, ना आप क्लियर कर सकते, ना हमें क्लियर करना चाहिए। मगर एक छोटी सी बातें जरूर है यहाँ पर कि इसमें एक चीज का रास्ता निकल रहा है। जिस तरह हम रूस पर पूरा भरोसा नहीं करते कि भाई हम उसके साथ उसके कहने पे युद्ध पे जाएं, जिस तरह हम पश्चिम पर अब पूरी तरह से कोई भरोसा नहीं करते कि हम पश्चिम के ही साथ युद्ध पे जाएं, हम बिल्कुल अकेले तने तना अपनी ताकत के तौर पर खड़े हैं। और अब चाइना के साथ भी जो है वो ऐसी स्थिति हो गई कि हम जो है वो पाकिस्तान के साथ तो लड़ेंगे, मगर चाइना के साथ हमारा कोई इरादा हो तो हम उसमें भी कह रहे हैं कि हमारी दोस्ती सी बढ़ गई है। तो फिर हम अकेले सुपर पावर की तरह जो है मजबूती के साथ खड़े हो गए, और बाकी सब जो है हमने सबको
इनकार कर दिया। तो ये नीति जो है हमारी प्रधानमंत्री साहब की कामयाब रही कि हम बिल्कुल मतलब अपनी अकेली कूटनीति और अपनी ताकतवर अकेले जो है हम हो गए हैं। तो वो अकेले जो ताकतवर हम हो गए हैं, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ उसमें, तो इसमें सफलता प्राप्त कर ली है हमने। तो कुल मिलाकर जो है ये तो आप यहाँ पर तो मानेंगे प्रधानमंत्री की जो मतलब जो पॉलिसी रही है इनके टेन्यूर में, तीसरा टेन्यूर है, तो इसमें जिस तरह की पॉलिसी रही है इसने ये साबित कर दिया है कि एक ऐसे वक्त में जबकि दुनिया जो है एक दूसरे से टकरा रही है, कहीं ना कहीं सबको जो है खुलकर ये अपनी पॉलिसी के ज़रिए बताना पड़ रहा है कि हम आपके साथ हैं या आपके साथ हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की पॉलिसी ने ये साबित कर दिया कि हम सबके साथ हैं लेकिन किसी के साथ लड़ेंगे नहीं, और फिर अपने तिजारती जो मामलात हैं वो उसको सुधारेंगे। और ये तो अच्छी बात है ना भाई साहब, इसको तो तारीफ़ करना चाहिए। नहीं, मैं तारीफ कर रहा हूँ। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बिल्कुल लेटेस्ट बयान है कि 14 देशों ने जो है हमसे ब्रह्मोस मिसाइल की मांग की है। ये जो है वो ये मांगे हैं हमसे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जो है हमसे मांगे गए हैं ब्रह्मोस मिसाइल, और 14 देशों ने मांगे हैं। तो ये ब्रह्मोस तो आपको पता है कि हालांकि वो रूस की पार्टनरशिप में हम लोग बनाते हैं ब्रह्मोस, तो मगर ये मांगे गए हैं। मतलब जो है अब एक तरफ मतलब कुल मिला के हम अपनी रणनीति और कूटनीति के तहत जो है 14 देशों को ब्रह्मोस बेचने की मांगे गए हैं। अब उन्होंने हाँ की है कि नहीं की है ये तो नहीं बताया, डील हुई है कि नहीं हुई है ये भी नहीं बताया, मगर मांग आई है ये जरूर बताया गया है। हालांकि रूस 14 नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा देशों को जो है अपनी मिसाइलें बेचता है। तो खैर ये एक अलग इशू मैटर का आता है। अब मेरा कहने का यहाँ ये मतलब है साहब, बड़ा सीधा सा। हाँ, लेकिन एक चीज आप अपनी बात रखें, लेकिन एक चीज है कि हम अगर सबको साथ लेकर चल रहे हैं तो हमारे भी यहाँ पर कुछ अपने आप में कंडीशंस हैं। वो ये हैं कि हमारी जो तिजारत है, हमारा जो आदान प्रदान है, जो हम लेते देते हैं कोई भी चीज़ किसी भी मुल्क से, तो उसमें हमें ये इत्मीनान करना चाहिए कि किसी भी जानिब से कोई ये रुकावट नहीं होगी कि आप इनसे ये लें ये ना लें। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम बड़ी कुर्बानी भी दे रहे हैं, हम सबको साथ लेकर भी चल रहे हैं और सबका साथ भी दे रहे हैं, देश में भी और बाहर भी। हाँ, लड़ाई झगड़े से जो है दूर हैं, किसी भी डिस्प्यूट में हम रास्त तौर पर इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, बल्कि चाइना जैसे मुल्क के साथ जो डिस्प्यूट्स हैं हम उसको भी कह रहे हैं कि हम किसी तरह से इसको जो है तय कर लेंगे। तो दुनिया को समझना चाहिए, पश्चिम को समझना चाहिए, रशिया को समझना चाहिए हमारी पॉलिसी को। नहीं, वो समझ भी नहीं सकते हमारी पॉलिसी, क्योंकि हम 15 दिन से ज्यादा पॉलिसी नहीं बनाते हैं। ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरी बात सुने, क्योंकि यहाँ अगर मैं बात करूं रशियन मीडिया की, तो रशियन मीडिया की तरफ से एक फोटो, एक तस्वीर छापी गई है जिसमें ट्रंप के बीच में से 2 टुकड़े दिखाए गए हैं। बीच में व्लादिमीर पुतिन है और एक साइड में नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी शी जिनपिंग है। तो ये एक तस्वीर जो दिखा रहा है, कौन दिखा रहा है? ये एक रशियन मीडिया है, स्पुतनिक, वो दिखा रहा है। और वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि चाइना, भारत और रशिया इस अलायंस को तोड़ने की जो कोशिश पूरी तरह से की जा रही है यूएस की तरफ से, वो इसमें सफल नहीं हो पाएगा। अब इसमें उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी जो है वो अपनाई है, क्या कहानी इसमें खुलकर अभी सामने सब कुछ तो नहीं आया है, मगर ये चीजें जो है अगर कही जाती हैं और इस तरह के फोटोग्राफ्स जो है वो प्रिंट कर दिए जाते हैं, तो यहाँ एक बात याद रखिएगा कि आज जिस तरीके से लावरोफ जो है एक नया पैगाम लेकर पहुंचे हैं, शी जिनपिंग को पर्सनली पुतिन का कोई पैगाम दिया है और उसका मतलब बहुत ही जबरदस्त है जो भी होने वाला है, क्योंकि ब्रिक्स की करेंसी की प्रिंटिंग की शुरुआत हो चुकी है और पश्चिम के जहाज की डूबने की बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है। और ये अब आप बिल्कुल ब्रिक्स करेंसी रिलीज के नजदीक देख रहे हैं और इसके नजदीक होते ही अब ये बात हम नहीं मान सकते कि देखिए एक तरफ, लेकिन ट्रंप ने वार्निंग दे दी है ना भाई साहब, ट्रंप ने वार्निंग दी है इस तरह की किसी भी कोशिश के खिलाफ। अब इसके ये अब एक बात बताइएगा, जिस तरह की ट्रंप के साथ देने की जो भारत की कोशिशें हैं वो $38 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है,
और अगर सैंक्शन लगा दी जाती है, किस बात पे लगा दी जाती है, ट्रम्प ने क्या कहा है कि 100% या 500% उन लोगों पर मैं टैरिफ लगा दूंगा जो एक बूंद भी तेल खरीदेंगे रशिया से या ईरान से। तो अब आप एक बात बताइए कि अगर रशिया का, हमारे अंबानी भाई साहब हैं और नीता अंबानी जी हैं, वो बड़े कायदे से अपना कारोबार चलाती हैं और हंसते हुए भी कई बार देखी जाती हैं। हमारे भाई साहब हैं मुकेश अंबानी साहब, देश का बहुत बड़ा स्टेक रखते हैं। वो तेल के पूरे कारोबार पर इकलौते काबिज है आज करें। अब ये बताइए कि ट्रंप अगर सब कुछ लगा देगा तो जो मुनाफा रिलायंस इंडस्ट्री को तेल बाजार में हुआ है, जिसका फायदा भारत को भी कुछ ना कुछ मिला है, आम जनता को मिले ना मिले, पर देश को तो मिला है, टैक्सेशन में तो मिला है, देश को मिला है, जनता को नहीं मिला। ये कौन सी पहली है, देश को मिला है जनता को नहीं मिला है जी? देश को मिला है जनता को नहीं मिला है फायदा। ये पहली क्या होती है इसमें तो साफ तो है। आपने किस दिन देखा कि पेट्रोल के रेट जो है आपके 50 रुपए पर लीटर हो गया है, जबकि जब मनमोहन सिंह सरकार थी तब 100 USD के बैरल का तेल का रेट चलता था आलमी बाजार में। हाँ जी, तेल आपका 40 से 45 रुपए 50 रुपए के बीच में बिकता था। आज 100 रुपए में आप पेट्रोल, 90 से 100 रुपए के बीच में आप पेट्रोल खरीदते हैं। और तेल रशिया से एक तो उधार आता है, उधार का पैसा भी हम चुकाते नहीं है, उसके बावजूद जो है उसकी कीमत 50 से $60 होती है। ऑफिशियली 70 दिखाने की कोशिश की जाती है, मगर 40-50 डॉलर में हमको मिल रहा है। वो क्या जनता को पेट्रोल पंप पे तेल कम करके मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। ठीक है, मानता हूं बात को, आपकी बात को मानता हूं। उस वक्त $100 से ज्यादा आलमी बाजार में पेट्रोल हुआ करता था, लेकिन जनता को 40-50 रुपए में मिलता था, और अगर 1 रुपया भी बढ़ जाता तो जनता सड़कों पर आ जाती थी, बल्कि जो आज सत्ता में है वो भी सड़कों पर आ जाते थे। लेकिन आज आपको बात को मानना पड़ेगा, 100 रुपए हो गया, यानी वहां पर पेट्रोल आलमी बाजार में सस्ता हो गया, और लेकिन यहां पर जो है 50 का जाकर 100 रुपए हो गया। लेकिन इसके बावजूद आपको मानना पड़ेगा लोकप्रियता सरकार की जनता में कितनी है कि कोई कुछ बोल, ये मानना पड़ेगा आपको कि ये जो सरकार है, इस सरकार को जनता की पूरी ताईद हासिल है। पहले 1 रुपया बढ़ जाता तो सड़कों पर लोग होते, लेकिन आज 100 रुपए हो गए, 50 रुपए बढ़ गया, 40 रुपए बढ़ गया। बताइए आप, किसी की तरफ से कोई बात है तो आपको ये तो मानना पड़ेगा कि सरकार की मकबूलियत कितनी है। नहीं, सरकार की मकबूलियत, प्रधानमंत्री की मकबूलियत कितनी है। ये जो स्टेट में स्प्रिट होती है ना, आप लोग एक नेशनलिस्ट जो होता है, देशभक्त जो आदमी होता है, उसकी पहचान यही है कि अगर उसकी जो है देश की जरूरत में अगर राजा को बचाए रखने के लिए उसकी गर्दन का खून भी इस्तेमाल करना पड़े तो फिर वो जो है कर लेना चाहिए और उसे खुशी खुशी अपनी कुर्बानी दे देनी चाहिए। यही देश की जो है स्टेटमेंट स्पिरिट जो है, वो हमारी भी स्पिरिट है कि अंबानी भाई साहब धनवान हों, कमाएं बहुत अच्छा, और अच्छे अच्छे चुनाव लड़ाए जाए और चीजें को, मीडिया को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए, इंटरनेट को जो है वो कितना डाटा किसका जाना है। जैसे मेरे वीडियोस है, मेरा यूट्यूब चैनल जो है मतलब पब्लिक वॉइस, आप ये देखेंगे कि सारी दुनिया उस पर आके कहती है कि इससे बढ़िया कंटेंट हमने नहीं देखा, मगर कमाल ये देखेंगे कि उसको कभी भी 1000-1500 से ज्यादा लोग नहीं देख पाते हैं। क्योंकि कई बार एक कनाडा के मेरे दोस्त का जो है फोन आया, उसने कहा भाई साहब हम आपका ये वीडियो चलाते हैं और चलते ही जो है कुछ थोड़ा सा चलता है फिर रुक जाता है। और बहुत सारे लोग, मैं ब्राउजिंग में जाके देखता हूँ तो ब्राउजिंग से सर्च करके देखने वाले 70% लोग होते हैं जो यानी गूगल सर्च में जाते हैं, फिर उसको सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद उसे ढूंढ ढूंढ के देखते हैं। तो ये स्थिति तब हो सकती है जब हमारे पास जो है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल की कमांड पूरी हो, सिस्टम पूरा हो। इन सबको जब किस कंटेंट को पब्लिक में ज्यादा जाने देना है, किसको कम जाने देना है, तब तक आप कैसे ये जो है मतलब अगर देश के दुश्मन जो है वो अगर ऐसा खराब कंटेंट बनाएंगे वो पब्लिक तक धड़ाधड़ पहुंच जाएगा। और जो हम पहुंचाना चाहेंगे
रहेंगे देश की तरफ से, नेशनलिस्ट होने की तरफ से वो नहीं पहुंच पाएगा। तो अंबानी जैसे महान देशभक्तों की ज्यादा जरूरत है साहब, आपको समझना चाहिए चीजों को। और लोग जो है वो सही समझ रहे हैं। मैं अपने देशवासियों को बधाई देता हूँ कि उनकी बुद्धि जो है वो बड़ी कमाल की काम करती है और उनमें नेशनलिटी जो है वो कूट कूट के भरी हुई है। सत्ता को कम से कम 3001 तक जो है बनाए रखना चाहिए। हाँ, ये बात अच्छी बात आपने की, ये बात अच्छी बात आपने की। ये होना चाहिए, एक्चुअल ये होना चाहिए, क्योंकि वाकई इससे मालूम होता है। देखें नाज़रीन, आखिरकार चाहे वो वाहिद साहब हो, चाहे हम माजिद साहब हो, या दीगर जितने जर्नलिस्ट जो मुखालिफत अक्सर व बेशतर करते हैं, आखिरकार आज वो मान रहे हैं इस बात को कि वाकई जो जनता है, वो जनता का जो जहन है, हमारी जनता, जो भारत की जो जनता है, वाकई वो किसी को मान लेते हैं तो फिर किस तरह से टूट कर मानते हैं। चाहे सब कुछ चला जाए, चाहे जो हो जाए, लेकिन बहरहाल उनकी जो मानने वाला मामला है ना, तो वो बड़ा अपने आप में सारी दुनिया में जो है अपनी एक मिसाल रखता है। तो ये इस पर जो है क़ायम रहना चाहिए। वाहिद साहब ने कहा 3000, बल्कि मैं तो कहूँगा 4000 तक भी इसी तरह का मामला चले तो फिर क्या होगा। ज़बरदस्त बात है। वाहिद साहब, आप थोड़ा सा हम जो है अपने देश की बात करते हैं, और देश में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे अहम तरीन जो है, अब बिहार में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इलेक्शंस जब भी होते हैं तो हमारे पास बड़े जो है ऐसे ऐसे मुद्दे हमारे पास सामने आ जाते हैं जिनके क्या कहने। तो क्या आपको लग रहा है, बिहार उत्तर प्रदेश की जो है पड़ोसी रियासत है और बड़ी उसकी भी अपनी अहमियत है, तो वहाँ इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है? और जहाँ कहीं भी अब देखते हैं कि एक इलाकाई सतह के ब्लॉक लेवल के इलेक्शंस भी हो रहे हैं, तो उसकी जो है आवाज़ हम कहेंगे कि सारे देश में गूंजने लगती है, बड़े बड़े लीडरान आते हैं। ये तो बिहार के इलेक्शंस हैं। क्या लग रहा है जैसे जैसे हम इलेक्शंस के करीब पहुंचेंगे, हमारे जो मुद्दे हैं बिहार के नहीं बल्कि सारे मुल्क के जो मुद्दे होंगे वो किस तरह से होंगे, और जिसकी तरफ जो है सारी बिहार की जनता देखेगी और फिर एक मरतबा जो है बहरहाल वो सरकार चुनेंगे। जी, अच्छा जी, इलेक्शन है वहाँ? अब बिल्कुल बिहार में तो इलेक्शन होने जा रहे हैं भाई साहब। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? बिहार में तो इलेक्शन होने जा रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन होते हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब आप तो इस तरह की बात, हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया है और हमारे पास इलेक्शंस होते हैं। मेरी नॉलेज में कम जानकार हूँ ना, मेरी नॉलेज में कम थी साहब बात, तो आपसे। वैसे जो है मैंने देश में तो नहीं देखा, अभी मेरी नॉलेज में नहीं है ना, मैं देश की कोई बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, लोकसभा की नहीं, एक रियासत जो हमारी बिहार की है वहां पर इलेक्शन होने जा रहे हैं। आज वैसे मैं जो है ना वो चुनावी प्रक्रिया पढ़ रहा था, कर्नल कद्दाफी की चुनावी प्रक्रिया पढ़ रहा था, सद्दाम हुसैन की पढ़ रहा था, और जौलक की भी मैं जो है वो पढ़ रहा था कि वो किस तरह से, और हिटलर की भी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ी थी कि वो किस तरह से चुनाव जो है वो बिल्कुल डेमोक्रेटिकली करवाते थे। और वो भाई साहब, मैं पटना की बात कर रहा हूँ, बगदाद की बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा जो है मैं बर्लिन की बात नहीं कर रहा हूँ जी, मैं पटना की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा विदेश की बात कर रहा हूँ। तो नहीं, हो गया हमारा विदेश का मामला हो गया। चुनाव के बारे में तो नहीं पढ़ा, मगर कुछ चुनाव आयोग की खबर के बारे में जरूर पढ़ा था। एक कोई पत्रकार है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। तो पत्रकार कुछ वहां जाके दिखा रहा था कि कोई फार्म जो है वो अपलोड किए जा रहे हैं, और वहां लोगों को जो आधार आपका सारी पहचान सारी चीजें जुड़ी हुई थी, उस पर लिख दिया गया है कि भाई आप ये आधार तो जो है वो आपकी बर्थ की गारंटी भी नहीं है और आपका नेशनलिटी का कार्ड भी नहीं है, तो उसको साबित करना पड़ रहा है। तो उसमें एक मुल्ला जी से थे, वो कहीं पर बैठे हुए थे, वो देख रहा था, वो कह रहा था कि भाई कितने % लोगों को जो है आपके पास ये फोटो और डॉक्यूमेंट पहुंचे हैं। तो वो दस्तावेज दिखा रहा था जिसमें से कहा उसने 20% लोगों के नहीं पहुंचे हैं, तो मतलब वो अपलोड नहीं होंगे। और जो एक और खेमे में वो गया, उस खेमे में जाने के बाद उसने वो दिखा रहा था कि देखो इसमें फोटो भी नहीं है, इसमें आधार के अलावा और कुछ है भी नहीं है, और ये सब जो है वो जमा हो गए फार्म और ये अपलोड हो रहे हैं। तो मैं अब उसमें धर्म और जातों की तो बात नहीं करूंगा, क्योंकि उस पर FIR हो चुकी है, और हाँ जी FIR हो चुकी है उस पर, क्योंकि ऐसी बातें दिखाना
जो मतलब दिखानी नहीं चाहिए। जब चुनाव आयोग की कोई मर्जी है तो आप उसकी काट नहीं कर सकते ना, आप बगावत नहीं कर सकते आप उसके सामने। ये सब जो है राजशाही में इसको जो है वो बगावत कहा जाता है कि अगर आप डेमोक्रेटिक हक मांगते हैं या पत्रकारिता करते हैं तो पत्रकारिता वहां पर जो है ना, आपको सिर्फ भांड और कारक बनने का अधिकार है। आप जो है वो जो पश्चिम वाले तो गलत लोग हैं, ये डेमोक्रेटिक हक की बात करते हैं, इंसानी हुकूक की बात करते हैं, मतलब कि भाई सबको अधिकार है सब सवाल पूछने का है, सब कुछ दिखाने का, पत्रकार को अधिकार है कि वो जान के जो उसने देखा वो बताए लोगों को। ये सब पश्चिम का प्रोपोगंडा है, ये सब देश हित में नहीं होता है साहब। आप कैसी बातें कर रहे हैं? सही, ये नहीं तो सही बात भी है ना भाई साहब, जिस तरह से कहा गया कि इंटेलेक्चुअल टेररिज्म जो है ना, मतलब ये एक ऐसा, मतलब एक दहशत है, एक ऐसी वहशत है जो मालूम तो नहीं होती लेकिन लोगों के जहन पर बड़ा असर करती है। और ये वो चिंटू हैं जो मुल्क में सारी चीज़ सब कुछ जो है बेहतर हो तो उसको जो है बिगाड़ बिगाड़ कर पेश करते हैं। ये बहुत ख़तरनाक होते हैं भाई साहब। इसके लिए जो सरकार कर रही है, जो सरकार करती है, उसकी जो है आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भी मामला जो भी है तो वो भी देश हित में ही है। और इलेक्शंस के मौके पर तो ऐसे ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए जो लोगों के एतमाद को कमज़ोर करते हैं। इलेक्शन के प्रोसेस के दौरान लोगों के जी। एतमाद को कमज़ोर करना अच्छी बात तो नहीं है नवाज साहब। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी फिर मैं बिल्कुल इस फेवर में नहीं हूँ कि मतलब जो सरकार मौजूदा है वो जिस जबरदस्त तरीके से डिप्लोमेसी जो है उन्होंने पूरी दुनिया में दिखाई है, और बावन बावन ये तो देश की बात है ना, ये तो पार्लियामेंट देश को की बात भेजा है। है, और ऐसी सरकार के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है षड्यंत्र रचने की कोशिश या चुनाव हरवाने की कोशिश, जो तथाकथित बुद्धिजीवी या पत्रकार या फिर वो पत्रकार जो जाके वहां ऐसे ऐसे सच को दिखाता है जिससे चुनाव का भारी नुकसान हो सकता है, या चुनाव आयोग पर सवालिया निशान उठाया जा सकता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये उस पत्रकार को भी सोचना चाहिए। अब एफआईआर होगी तो भुगतेगा। अब सवाल ये उठता है, देखिए ये बात तो मतलब क्लियर हो गई। नेशनल ये जो है स्टेटमैन स्पिरिट नहीं है, ये स्टेटमैन स्पिरिट यही है कि 3001 तक जो है सत्ता कैसे बनी रहे, इसके प्रावधान में सारी जर्नलिज्म होना चाहिए, सारी वोटिंग होनी चाहिए। चुनाव आयोग को भी उसके लिए जो है ठीक है, अच्छे से ठीक है भाई साहब, ठीक है, इलेक्शंस हो रहे हैं तो ठीक है, लोकसभा के नहीं हो रहे हैं, लोकसभा के नहीं हो रहे हैं, बिहार ही के हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? चले, ये तो आपने मान लिया कि इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्शंस हो रहे हैं, तो अब मुद्दे आपको क्या नजर आ रहे हैं? थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि मुद्दे वाकई। बिहार एक ऐसी चीज जगह है, आप समझिए बात को। हाँ बिहार में एक आदमी हुआ करता था जिसका नाम था जयप्रकाश नारायण जी, वो 2 मिनट है हमारे आंदोलन पास की धरती कहा जाता था, जी। मतलब अभी नहीं, हम्म क्योंकि जो कुछ वहां हो रहा है उसके बाद जो होना चाहिए था उसका दूर दूर तक अता पता नहीं है। और ये कमाल है मैनेजमेंट का, कमाल का मैनेजमेंट है। तो ऐसे मैनेजमेंट को रहने देना चाहिए, जिससे अधिकार है कि वो बड़ी अक्लमंदी, सूझबूझ और अपनी तमाम काबिलियत के तरीके से एक ऐसी धरती को जहां पर जेपी आंदोलन खड़ा होता है और पूरी जनता गद्दी खाली करो के जनता आती है जैसे नारे लगते हैं, और पूरे देश का वो हाल हो जाता है कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ जाती है। तो उस धरती पे बिहार की जो है इतनी सफाई से, इतनी बेहतरीन तरीके से सिस्टम को कंट्रोल करना बधाई के पात्र है। चुनाव आयोग भी बधाई का पात्र है, जो है सिस्टम भी, और ये बधाई का पात्र है और जीत का पात्र भी है। जीत का पात्र भी जब है। इतना सफाई से और इतने अच्छे से सारी चीज मैनेज और कंट्रोल हो जाती है तो किसके बाप की औकात है कि वो जो है वो हरा दे। और दूसरी बात ये है कि जहां अपने हक में कोई एक जरा सी आवाज बुलंद करने की सलाहियत खो दे तो उसके बाद एक ऐसी धरती जो आंदोलन की कही जाती हो तो हमेशा के लिए खतरा टल जाता है, कम हो जाता है। इसलिए बिहार के चुनाव की अहमियत है। तो बिहार के चुनाव को जिस तरीके से मैनेज किया गया, कंट्रोल किया गया, मतलब वहां के सिस्टम को कोई बेमाना नहीं किया गया है, सब ईमानदारी से है। जो ऑर्डर दिया गया है वो ऑर्डर को ही फॉलो किया जा रहा है, और जो ऑर्डर दिया जा रहा है पीएलओ को, पीएलओ भी वही ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। जो ऑर्डर दिया जा रहा है वहां अधिकारियों को, वो अधिकारी भी वही ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। तो इतना सुचारू और इतना बेहतरीन सिस्टम चल रहा है, उसको चलने दीजिए। आपको क्या तकलीफ है बकर साहब? तो हमारे जो बिहारी भाई हैं उनका जो इस मर्तबा जो उनका जो मतलब जो मैंडेट होगा वो काफ़ी अहमियत का हामिल रहेगा,
और वाकई उनके लिए जिस तरह से आपने कहा कि एक माहौल पूरा मुकम्मल तौर पर एक जमहूरी जो माहौल बनना चाहिए जिस तरह का, नहीं, जिसमें थोड़ा जो है थोड़ा सा आप अपने लफ्जों को थोड़ा करेक्ट करें जी। कि हमारे जो बिहार के लोग हैं, जो लोग वोट डालेंगे, हाँ हाँ, उनके वोट की बड़ी अहमियत होगी। अच्छा, उनके वोट की बड़ी अहमियत जितने होगी, लोग वोट डालेंगे उनके वोट की अहमियत ही बहुत अहमियत अहमियत होगी। होगी, बहुत अहमियत होगी और बड़े यानी बधाई के वो हकदार हैं। और उनके लिए जो है बहरहाल एक जमहूरियत का त्यौहार अनकरीब आने वाला है जिसके लिए सारा माहौल जो है साजगार कर दिया गया है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि बिहारियों के जो मुद्दे हैं, मसाइल हैं और जो उनकी मांगें हैं वो इन इंतखाबात के में जो है वो जो है उसके हवाले से वो अपने वोट को वोट कर सकें और फिर वो अपनी मनपसंद जो है सरकार फिर एक मरतबा बना सकें। तो बहरहाल वैसा फिर हम अगले प्रोग्राम में ज़रूर अलहदा प्रोग्राम करेंगे बिहार के हवाले से, क्योंकि अब इंतखाबी माहौल होगा तो वहाँ की जो कुछ सूरत हाल है उस पर जो है नज़र हम बनाए रखेंगे। लेकिन बहरहाल मंच जो है पूरा सज चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिस अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।